वेलकम टू RNQ एकेडमी। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश और मराठी कमज़ोर है लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ऐसे सब स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को गाइड करना ही RNQ एकेडमी का मकसद है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर स्टूडेंट तक इसे शेयर करें। आज का टॉपिक है स्वरादि। हमने ये पहले लेक्चर में भी देखा कि वर्ण या अक्षर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, स्वर, स्वरादि और व्यंजन। और पिछले लेक्चर में हमने स्वर या वावेल्स के बारे में डिटेल में स्टडी की। हमने देखा कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर को किन किस्मों में या टाइप्स में बांटा जाता है। आज हम स्वरादि के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। स्वरादि किसे कहते हैं? स्वरादि दो लफ्जों से मिलकर बना है, स्वर और आदि। स्वर के मायने है वावेल और आदि के मायने है पहले या शुरुआत में। यानी ज्या वर्णाचा उच्चार करण्याआधी स्वर येतो त्यांना स्वरादि असे म्हणतात। जिस वर्ण या हुर्फ का उच्चार करने से पहले स्वर आता है उसे स्वरादि कहते हैं। ज्या वर्णाचा उच्चार करताना स्वराची मदत आधी घेतली जाते त्यांना स्वरादि असे म्हणतात। जिन वर्ण या हुर्फ का उच्चार करने से पहले स्वर की मदद पहले ली जाती है उसे स्वरादि कहते हैं। यानी स्वर आहे आदि या आरंभी ज्याचे असावर उसे स्वरादि कहते हैं। मराठी वर्णमाला में सिर्फ 2 स्वरादि है, अम और आहा। अम को अनुस्वार कहते हैं और आ को विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार को लिखकर दिखाते वक्त वर्ण या अक्षर के सर पर एक नुक्ता या एक डॉट दिया जाता है और विसर्ग को लिखकर दिखाते वक्त वर्ण या अक्षर के फौरन बाद 2 नुक्ते एक के नीचे एक लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ शब्द घंटा में अनुस्वार घ के ऊपर आया है, यानी घ के ऊपर एक नुक्ता दिया गया है। उसी तरह विसर्ग सौता में तो के फौरन बाद 2 नुक्ते एक के नीचे एक दिए गए हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। एक नुक्ता जब ऊपर आता है उसे अनुस्वार कहते हैं और 2 नुक्ते जब शब्द के साइड में फौरन बाद आते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। हमने स्वरादि की डिफिनेशन में कहा है कि स्वरादि का उच्चार करते वक्त स्वर की मदद पहले ली जाती है। और हमने मराठी वर्णमाला पे पहले लेक्चर में ये देखा कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन या कंसोनेंट अपूर्ण उच्चार के या नामुकम्मल तलफ्फुज के हैं और उनका तलफ्फुज पूरा होने के लिए व्यंजन बाद में या आखिर में स्वर की मदद लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है ये पहले हम देखेंगे, फिर बाद में स्वरादि के जो 2 किस्में हैं, अनुस्वार और विसर्ग, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। हम सबको को का की यानी 12 खड़ी तो याद होंगी, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये 12 खड़ी कैसे बनती है। 12 खड़ी स्वर और स्वरादि की मदद से बनती है। जब हम क कहते हैं तब क में आ की आवाज या आ का उच्चार या तलफ्फुज मिलता है और हमारे मुंह से क की आवाज निकलती है। हमने ये पहले लेक्चर में देखा कि व्यंजन या कंसोनेंट्स अपूर्ण उच्चार के हैं, यानी नामुकम्मल तलफ्फुज के हैं। और व्यंजन का अपूर्ण उच्चार ये दिखाने के लिए व्यंजन का पैर तोड़कर लिखा जाता है। पैर तोड़कर लिखना किसे कहते हैं? जब ये क के नीचे जो आप निशान देख रहे हैं उसे ही पैर तोड़कर लिखना कहते हैं। और पैर तोड़कर लिखना ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि व्यंजन या कंसोनेंट्स अपूर्ण उच्चार के हैं या नामुकम्मल तलफ्फुज के हैं। इसलिए जितने भी व्यंजन हैं जैसे क ख ग घ, ये सब अपना उच्चार या तलफ्फुज पूरा करने के लिए आखिर में स्वर की मदद लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर क ने अपूर्ण उच्चार के क ने आ की मदद ली तब उसका उच्चार क ऐसा पूरा हुआ। उसी तरह 12 खड़ी में क
आ की मदद लेता है तो क का उच्चार पूरा होता है और का बनता है। की ई की उच्चार से मिलकर बना है। उसी तरह कु ऊ के उच्चार से मिलकर बना है। ए ओ के उच्चार से मिलकर के को बना है। और जो दो स्वरादि है आहा, उनके उच्चार की मदद से कम कहा बना है। और मराठी वर्णमाला में दो नए स्वर ए और ओ ये शामिल होने की वजह से इनका शुमार व्यंजनों के साथ 12 खड़ी यानी अब 14 खड़ी बनाने में किया गया है। यहां पर देखिए अ का इस्तेमाल ए का इस्तेमाल कै के लिए किया गया है। अ का इस्तेमाल क के लिए किया गया है। क से क्या बना है? कैमरा। और क से कॉकटेल या कॉन्वेंट। अब यहां पर देखिए अनुस्वार और विसर्ग किस तरह बने हैं। जब नामुकम्मल क ने आ की मदद ली और उसमें अनुस्वार शामिल हुआ तब कन बना। ये जो निशानियां आप देख रहे हैं इन सब के नाम हैं जिनका मराठी में 12 खड़ी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और अब 14 खड़ी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अ का कोई निशानी नहीं है इसलिए हमने क को जैसे के वैसे लिखा है, लेकिन आ की ये निशानी है, एक खड़ी रखी। इसे मराठी में क्या कहते हैं? काना। इसे काना कहते हैं। काना से का बना है। और ये ई के जो दो निशानियां देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं वेलांटी। वेलांटी से क्या बनता है? की खी गी गी। ये व्यंजन की जो भी शक्लें होती है वो बनती है। ई एक लेफ्ट साइड की तरफ से आया है और ई यानी वेलांटी एक राइट साइड की तरफ से आया है। तो एक लेफ्ट साइड वाला की बना है और एक राइट साइड वाला की बना है। उसी तरह ऊ से कुकू बना है और इस कॉमा की तरह दिखने वाले शक्ल निशान की क्या इसे कहते हैं? इसे कहते हैं उकार। उसी तरह ए से के बना और ये जो तिरछी रकील जो दिए गई है क पे उसे कहते हैं मात्रा। एक रकील दी गई तो एक मात्रा, दो रकील दी गई तो दो मात्रा। उसी तरह ओ की आप देखेंगे तो इसमें एक पहले खड़ी रकील आई है फिर बाद में तिरछी रकील आई है। इसमें खड़ी रकील आई है और बाद में दो तिरछी रकील आई है। इसलिए हमने देखा है कि पहले जो खड़ी रकील रहती है उसे क्या कहते हैं? काना कहते हैं। इसलिए आ गए काना। और जो तिरछी रकील रहती है उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है? एक काना है और एक मात्रा है। यहाँ पे एक काना है और दो मात्रा है। कम का कम हम से बना है और हम को अनुस्वार कहते हैं, इसलिए यहाँ पे अनुस्वार आया है। आहा को विसर्ग कहते हैं, इसलिए क के बाद ये विसर्ग है। इसकी नाम भी विसर्गी है। जो मराठी वर्णमाला में दो नए स्वर आए ए और ओ, इनके ऊपर का जो निशान रहता है उसे कहते हैं अर्धचंद्र। लेकिन यहाँ पे अ में अर्धचंद्र के साथ साथ क्या आया है? काना आया है, खड़ी रकील आई है। इस तरह अब मराठी में 12 खड़ी से अब 14 खड़ी हो गई है। यहाँ पे कुछ अल्फाज देखिए, सुंदर, सौता, घंटा, अहिंसा। सुंदर में पहले स आया है क्योंकि स अपूर्ण उच्चार का है और उसने ऊ की मदद ली सु बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे आएगा सु, कु की जगह पे। ये किसकी मदद ली? ऊ की मदद ली अपना उच्चार पूरा करने के लिए, सु ने। तो यहाँ पे स ने अपना उच्चार पूरा करने के लिए ऊ की मदद ली और ऊ के बाद ये ऊपर जो आया है नुक्ता उसे अनुस्वार कहते हैं। ये
नून की या ना की आवाज निकलती है, इसकी अनुस्वार आया है, उससे बना है सुन। सौता, सौता में ये जो त के बाद दो नुक्ते आए हैं उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा है, ये विसर्ग का निशान है। ये पहले त आया है, त अपूर्ण उच्चार का है, इसने अपना उच्चार तलफ्फुज़ पूरा करने के लिए आ की मदद ली, क्योंकि सिर्फ ये त आया है। त आया है तो हम क्या की लेते हैं? सिर्फ आ की मदद लेता है, इसलिए इसने सिर्फ आ की मदद ली। और उसके बाद विसर्ग दो नुक्ते आए हैं, ये मिलकर क्या बना है? तह बना है। अनुस्वार, अनुस्वारचा अर्थ पाठीमागून झालेल्या उच्चार किंवा एका उच्चारावर सवार होणारा दुसरा उच्चार होय। अनुस्वार स्वरावर किंवा व्यंजनावर सवार होणारा वर्ण होय। अनुस्वार के मायने है पीछे से किए गए उच्चार या तलफ्फुज, या एक उच्चार पर सवार होने वाला दूसरा उच्चार। अनुस्वार स्वर और व्यंजन, वावेल और कंसोनेंट पर सवार होने वाला वर्ण या अक्षर है। जिस तरह हम घोड़े पर सवार होते हैं या बैठते हैं, उसी तरह अनुस्वार किसी दूसरे वर्ण या अक्षर पर बैठता है या सवार होता है। अनुस्वार अपने आप में एक उच्चार है और ये दूसरे उच्चार पर या दूसरे अक्षर पर सवार होता है, इसलिए इसे एका उच्चारावर सवार होनारा दूसरा उच्चार कहते हैं। अनुस्वार लिखकर दिखाते वक्त अक्षर के सर पर या अक्षर के ऊपर एक नुक्ता दिया जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर घंटा, सुंदर, अंगठी, अंजीर, इसमें घ के ऊपर एक नुक्ता दिया है, सु के ऊपर एक नुक्ता दिया है, अ के ऊपर नुक्ता दिया है और यहाँ भी आ के ऊपर एक नुक्ता दिया है। इसके मायने ना के या नून के होते हैं। अनुस्वार की आवाज ना की या नून की आवाज निकलती है। जिस वर्ण या अक्षर पर अनुस्वार या ये नुक्ता होता है, पहले उस अक्षर को पढ़ते हैं और बाद में अनुस्वार को पढ़ते हैं या ना को पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर शब्द घंटा में पहले हमने घ को पढ़ा है, फिर बाद में अनुस्वार यानी ना को पढ़ा है। अनुस्वार को अनुस्वार कब कहते हैं और अनुनासिक कब कहते हैं, हम ये देखेंगे। अनुस्वार, जेव्हा हा उच्चार स्पष्ट व खणखणीत होतो तेव्हा त्याला अनुस्वार असे म्हणतात। जब ये उच्चार या तलफ्फुज वाज़ह और साफ साफ होता है तब उसे अनुस्वार कहते हैं। मिसाल के तौर पर घंटा, ईंधन, अंगठी, अंजीर, इसमें अनुस्वार का जो तलफ्फुज है, जो उच्चार है, वो साफ साफ हो रहा है, यानी उच्चार या तलफ्फुज करते वक्त हमें ना की या नून की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। अनुनासिक, जेव्हा अनुस्वाराचा उच्चार अस्पष्ट, ओझरता होत असेल तेव्हा त्या उच्चाराला अनुनासिक असे म्हणतात। जब अनुस्वार का उच्चार या तलफ्फुज अस्पष्ट यानी गैर वाज़ेह और ओझरता यानी फौरन या जल्दी हो जाता है तब उसे अनुनासिक कहते हैं। यानी जब हम उच्चार या तलफ्फुज करते हैं तब हमें ना की या नून की आवाज साफ साफ सुनाई नहीं देती, यानी अनुनासिक की आवाज उर्दू में गुन्ना नून की तरह आवाज निकलती है और अनुस्वार की आवाज नून की आवाज की तरह आवाज निकलती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, घरामध्ये जेव्हा फुसफुसाती, इसमें नून की आवाज उर्दू के गुन्ना नून की आवाज की तरह निकल रही है। यहाँ पर कंपेरेटिवली हम देखेंगे कि घंटा, अंगठी और ईंधन में नून की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है या ना की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। ना को ही या नून को ही अनुस्वार कहते हैं। घरामध्ये जेव्हा फुसफुसातील, इसमें नून की या ना की आवाज थोड़ी साफ साफ नहीं सुनाई दे रही है और बहुत जल्दी इसका उच्चार या तलफ्फुज हो जा रहा है, इसलिए हम उसे अनुनासिक कहते हैं और उसे उर्दू में हम गुन्ना नून की आवाज से जाहिर कर सकते हैं। विसर्ग, विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग याचा अर्थ श्वास सोडणे या मुक्त होणे होय। विसर्गाचा उच्चार हा या वर्णाला थोडा हिसडा देऊन या झटका देऊन करावा लागतो। विसर्गाचा उच्चार हाला थोडा झटका देऊन केलेल्या उच्चारासारखा आहे।
विसर्ग के मायने हैं सांस छोड़ना या आजाद होना। विसर्ग का उच्चार या तलफ्फुज हा ये वर्ण या अक्षर को थोड़ा झटका देकर किया जाता है। यानी विसर्ग का उच्चार या तलफ्फुज हा को झटका देकर किए गए उच्चार या तलफ्फुज की तरह होता है। विसर्ग में हा का उच्चार निकलता है और जब हम हा का उच्चार करते हैं तो मुंह से हवा बाहर आती है, इसलिए विसर्ग के मायने हैं सांस छोड़ना या मुक्त करना। हमारे मुंह से जब हम हा कहते हैं तो हवा मुक्त होती है, आजाद होती है, इसलिए विसर्ग के मायने हैं सांस छोड़ना या मुक्त करना, हवा मुक्त करना। विसर्ग को लिखते वक्त अक्षर के फौरन बाद दो नुक्ते दिए जाते हैं। ये दो नुक्ते एक के नीचे एक दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर सौता में त के फौरन बाद दो नुक्ते एक के नीचे एक दिए गए हैं, यानी त के फौरन बाद विसर्ग का इस्तेमाल किया गया है। विसर्ग को कैसा लिखते हैं ये हम देखेंगे। त हमने देखा कि व्यंजन जो अपूर्ण उच्चार या नामुकम्मल तलफ्फुज के होते हैं उन्हें उनके पैर के नीचे एक निशान दिया जाता है, जिसे कहते हैं कि व्यंजन का पैर तोड़कर लिखा गया है, पाय मोड़ून लिखा गया है। ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि व्यंजन अपूर्ण उच्चार के है या नामुकम्मल तलफ्फुज के है। इनके बाद जब स्वर आता है या वावेल आता है तो इनका उच्चार मुकम्मल होता है। जब ये त के बाद आ आया तो त का उच्चार मुकम्मल हुआ और उसके बाद विसर्ग आया, दो नुक्ते आए, इसलिए हमने उसे ऐसा लिखा, त और तो के फौरन बाद दो नुक्ते। नेक्स्ट लेक्चर में हम व्यंजन यानी कंसोनेंट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे।